आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। बंजर भूमि में सफलता से फल उत्पादन कर रहे किसान की कहानी। फसलों को कीटों से बचाएगा ट्राइकोग्राम कार्ड। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के किसान की तकदीर बदलकर रख दी। नाला प्रखंड के मथुरा गांव निवासी किसान निर्मल माझी ने लगभग 8 एकड़ पथरीली जमीन पर 2009-10 में विभिन्न प्रजाति के लगभग 1000 आम के पौधे लगाए थे। 3 साल बाद आम का फलन आना शुरू हुआ और यहीं से इनकी सफलता का सफर शुरू हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जामताड़ा के एक किसान की तकदीर बदल कर रख दी है। नाला प्रखंड के मथुरा गांव निवासी किसान निर्मल माझी ने लगभग 8 एकड़ पथरीली जमीन पर वर्ष 2009-10 में विभिन्न प्रजाति के लगभग 1000 आम के पौधे लगाए थे। 3 साल के बाद आम का फलन आना शुरू हुआ और यहीं से इनकी सफलता का सफर भी शुरू हुआ। आज ये आम का बागान पूरे 15 एकड़ में फैलकर विशाल घने बागान के रूप में तब्दील हो चुका है। बागान में सभी आम के पेड़ फलों से लदे हैं। आम बेचकर निर्मल सालाना 4 से 6 लाख रुपए की आमदनी कर रहे हैं। किसान निर्मल माझी MA BEd डिग्री धारी हैं। उच्च शिक्षा और हुनर को कृषि कार्य में लगाकर इसे ही मुख्य पेशा बना लिया। मैंने विगत 2009-10 के राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आम का वृक्ष लगाए हूँ, जो टोटल में पड़ती बंजर ढलान भूमि में जहाँ कोई खेती नहीं होता था, उस जमीन पर मैंने आम की फसल लगाया हूँ। और इसमें हमारे उन्नत प्रजाति के आम है मालदा, हिमसागर, गुलाब खास, दशहरी, चौसा, सदाबहार, मिठुआ, बम्बैया, सुवर्ण रेखा जो आम है उसमें हेमोग्लोबिन ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कमजोर लोगों के भी आम खाने से भी शारीरिक स्वस्थ होते हैं। और हमारे बागान की सबसे बड़ी सुविधा है सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आम थोड़ा इस साल सूख रहा है, झड़ भी रहा है। और किसान के मैं प्रेरणा से स्रोत देना चाहता हूं कि पड़ती हुई ढलान बंजर भूमि पर बड़े पैमाने पर आम की खेती लगाए तथा पैदावार बढ़ाए तथा अपना आर्थिक उन्नति को सुधार बनाए। यूपी के देवरिया जिले के आदमी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जो 4 लाख रुपया में कॉन्ट्रैक्ट लिया है। ये आम बनारस भी जाते हैं, कलकत्ता भी जाते हैं, रांची, बोकारो, धनबाद मार्केट में खपा जाता है आम। बागान में सालों भर 500 से 600 मजदूर हमारा काम भी करते हैं देखरेख। निर्मल के पिता हीरालाल मांझी भी कृषि कार्य से लंबे समय तक जुड़े रहे। निर्मल ने संसाधन की कमी के बावजूद दिन रात मेहनत कर कृषि कार्य को गति प्रदान करने में अधिकांश समय लगाया। उनकी मेहनत ने भी अब रंग बिखेरना शुरू किया। निर्मल मांझी के बगीचे के आम को झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के व्यापारी भी खरीद कर ले जाते हैं। निर्मल कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण मेहनत और सच्ची लगन से किया गया काम हमेशा मंजिल के करीब होता है। नाला प्रखंड जैसे पिछड़ा और उद्योग एवं उन्नति खेती से उपेक्षित क्षेत्र के लोगों ने 3 दशक पहले शायद कभी सोचा भी नहीं होगा सुवर्ण रेखा, लंगड़ा, आमपाली, गुलाबखश, मल्लिका, हिमसागर, मालदा आदि प्रजाति के आम की पैदावार होगी। लेकिन इस किसान ने तो जामताड़ा जिले में मिसाल ही कायम कर दी है। यही कारण है कि प्रखंड से जिला स्तर पर आयोजित विभिन्न कृषि मेला सह प्रदर्शनी में 100 से अधिक दफा पुरस्कृत और सम्मानित हो चुके हैं। उत्कृष्ट खेती के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर जिले के अधिकारी भी पहुंचते हैं। आत्मा जामताड़ा के सौजन्य से होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग एवं महाराष्ट्र के जलगांव में उन्नत कृषि संबंधी प्रशिक्षण इस्तेमाल उन्होंने प्रयोग के तौर पर किया।
नतीजतन आज वो जिले के दूसरे किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। निर्मल मांझी जी हैं, वो काफ़ी इनोवेटिव फार्मर है। वो जो है ना 2008-9 से जो है विभाग से जुड़ा हुआ है, खासकर को हॉर्टिकल्चर क्रॉप में उसका काफ़ी लगाव है। काफ़ी अच्छा जो है ना आम का बागवानी लगा हुआ है और वो सालाना कम से कम 4 से 6 लाख रुपए का रिटर्न सिर्फ आम बेच के जो है वो लेते हैं। और दूसरे किसान को जो है ना हम लोग सिखाने में भी उसका प्रयोग करते हैं और पदाधिकारी लोग भी उसका जो है ना कार्य का सराहना करते हैं। तो बस दूसरे किसान से अनुरोध यही है कि जिस तरह से निर्मल मांझी जी खेती कर रहे हैं आप भी करें। वहीं साइबर क्राइम के लिए बदनाम जामताड़ा के ही और किसान ने कमाल कर दिखाया है। यहाँ के कुंडहित प्रखंड के अंबा गांव के मेहनती किसान रिंदम चक्रवर्ती ने अपने 7 एकड़ के बंजर पथरीली जमीन पर सेब, आम, लीची और अमरूद का बम्पर उत्पादन किया है। सबसे खास बात ये है कि इनमें दुनिया के सबसे महंगे आम मियाजाकी सहित अमेरिका के रेड किंग, थाईलैंड के किंग ऑफ चकापात सहित देश और विदेश के कुल 45 किस्म के आम और उत्पादन करने में कामयाबी हासिल की है। अरिंदम जी, यहाँ पर क्या क्या आपने उगाया है? अभी तक तो मेरा बगीचा में सेब है, आम है, लीची है और अमरूद है, जो सब फल रहा है। अभी आम का क्या क्या वैरायटी है आपके पास? आम का देश विदेश से मिला के 45 वैरायटी अभी मेरे पास मौजूद है। उसमें से खास जैसे है जापान का मियाजाकी है, अमेरिकन रेड किंग है, आपका थाईलैंड का किंग ऑफ चकापात है, हनी ड्यू है। उसके बाद जैसे गुजरात का आपका लीजिएगा तो जूनागढ़ केसर है, राजस्थान का यदि लीजिएगा तो राजस्थान का सदाबहार है, थाईलैंड का और एक वैरायटी है बारहमासी जो वैरायटी वो भी है। बहुत सारा है और लोकल वैरायटी जितना वो तो है ही है। मेरा जहाँ बगीचा है वहाँ तो कंप्लीट बालू है, 7 फीट एकदम सफ़ेद बालू था। मैंने वो गड्ढा किया और एक ट्रैक्टर करके मिट्टी डाला, फिर उसमें लगाया। इसलिए शुरू में तो ठीक था, अभी ग्रोथ थोड़ा धीमी है क्योंकि सिर्फ वाइट बालू है। तो मेहनत कर रहे हैं, उसमें खाद पानी डाल रहे हैं। उम्मीद है 2 साल के अंदर बहुत अच्छा फ्रूटिंग देगा। अभी भी फ्रूटिंग दे रहा है लेकिन इससे बहुत बढ़िया फ्रूटिंग देगा आने वाले 2 साल। आपको बता दें कि जापान के मियाकाजी नाम का एक दुर्लभ किस्म का आम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए किलो की महंगी कीमत पर बिकता है। हालांकि सामान्य तौर पर भारतीय बाजार में ये आम 15 से 20,000 रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। जामुनी कलर के इस आम की खूबसूरती को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस आम का नाम जापान के मियाजाकी शहर के नाम पर रखा गया है। वहीं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की ठंडी धरती पर होने वाले सेब की भी खेती को जामताड़ा के 42 डिग्री के गर्म आबो हवा में कर दिखाया है। इसके लिए उन्होंने इजराइल के साथ हिमाचल प्रदेश के कई सेब की प्रजाति के पौधे मंगाए। इतना ही नहीं, कई प्रसिद्ध किस्म के लीची और अमरूद का भी इन्होंने उत्पादन किया है, जिससे वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल फसलों में कीट नियंत्रण के लिए समेकित विधि की बात की जा रही है, क्योंकि केवल रासायनिक नियंत्रण से जहां एक ओर कीटों में रसायन की प्रति सहनशीलता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ये रसायन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अब किसान ट्राइकोग्राम कार्ड से भी कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो क्या है ट्राइकोग्राम कार्ड और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर विनय कुमार। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म ततैया है
जो कि अपने दुश्मन कीट के अंडे में अपना अंडा देकर या इसका मादा, इसका नर जो है वो भक्षण करता है अपने शत्रु कीट के अंडों का। बहुत ही बढ़िया है। ये लक्षित कीट पे ही आक्रमण करता है, बिना लक्षित कीट पे ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ट्राइकोग्रामा अति सूक्ष्म आकार का एक मित्र जीव कीट है, जिन्हें खेतों में आसानी से देख पाना कठिन है, परंतु प्रयोगशालाओं में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। इसका बहुगुणन प्रयोगशाला में किया जाता है तथा बाद में इन्हें खेतों में छोड़ दिया जाता है। ये एक प्रकार का अंड परजीवी मित्र कीट है, जो शत्रु कीट के अंडों में अपना अंडा डालकर उन्हें अंडावस्था में ही नष्ट कर देता है और शत्रु कीट के अंडे से इनका मित्र कीट ट्राइकोग्रामा का वयस्क बाहर आता है, जो पुनः शत्रु कीट में अपना अंडा देता है। ट्राइको कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमको कोर्सारा सिफोलोनिका एक जो भंडारगिरी का कीड़ा है उसका अंडा का जरूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग बहुत उत्पादन करते हैं, बड़े पैमाने पर बहुत उत्पादन करते हैं, जिसमें एक बॉक्स में क्या करते हैं कि हम लोग उसको कृत्रिम खाना है वो देते हैं। कृत्रिम खाना में हम लोग देते हैं बाजरा 2.5 किलो एक बक्से में, 150 ग्राम आपका मूंगफली का चूरा, और उसमें हम लोग फिर मिलाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन आधा ग्राम और ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम प्रति बक्सा, और इन सब को मिला के हम लोग समान भाव से उसको सतह को प्लेन कर देते हैं, और उसके ऊपर कहीं से शुरू में खोजना पड़ेगा कोर्सारा के अंडे को, और उसको किसी प्रयोगशाला से आपको लेना पड़ेगा। और उस अंडे को हम लोग क्या करते हैं, प्रति बक्सा 1 सीसी, जो कि हमारा मेजरिंग सिलेंडर जो नापने की जो सिलेंडर है, उसमें हम लोग 1 सीसी का 1 ml 1 सीसी के बराबर होता है। तो उसको हम लोग समान भाव से सभी तरफ बॉक्स में छींट देते हैं, और छींटने के बाद आपके जो वातावरण है उसमें करीब 40 दिन के बाद अंडे से ततैया बनने लगती है, निकलने लगती है, जिसको कि मैंने पहले दिखाया था। अंडे देने वाले बक्से में उसको रखते हैं संग्रहित कर, और फिर अंडा जब देती है तो उसको फिर हम लोग अंडे को हम लोग झाड़ के साफ करके फिर से कार्ड में चिपकाते हैं। कार्ड में चिपकाने के बाद उसको हम लोग 30 वाट के यूवी लाइट में स्टरलाइज करके फिर उसको प्रयोग करते हैं। हम लोग प्रयोग करने के लिए क्या करते हैं कि उसमें हम लोग मदर कल्चर जो होता है उसको लगाते हैं, जिसमें कि वो परिजीवित हो जाए, और वो तैयार इस तरह से होता है ट्राइको कार्ड। ट्राइकोग्रामा परजीवी प्रयोग की मात्रा। नाशी जीवों से फसल सुरक्षा हेतु 50,000 ट्राइकोग्रामा केलोनिस प्रजाति से आच्छादित ट्राइको कार्ड को 10 दिन के अंतराल पर छोड़ा जाता है, या 1 से 1.5 लाख परजीवी अंडे 1 हेक्टेयर खेत में छोड़े जाते हैं। पूरी फसल अवधि में 4 से 6 बार ट्राइको कार्ड लगाने की जरूरत पड़ती है। इसका प्रयोग हम लोग धान पे, मक्के पे, गन्ने पे, टमाटर इत्यादि पे करते हैं। धान पे जो करते हैं उसके लिए 2 कीड़ों पे ये होता है, एक तनाबेधक एवं पत्ता लपेटक। तनाबेधक के लिए हम लोग 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, जिसका कि प्रयोग अगर लक्षण दिखे या अगर पहले से विदित हो कि हमारे यहाँ तनाबेधक लगता है खेत पे, तो रोपा करने के 21 से 22 दिन के बाद आप एक बार जो मात्रा मैंने बताई 1 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से उसका प्रयोग करें। 1 सप्ताह बाद पुनः इसको दोहराएं, 1 लाख प्रजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से इसको दोहराएं। अगर पत्ता लपेटक का प्रकोप है तो ये मात्रा थोड़ा बढ़ जाता है, इसमें 1.5 लाख प्रजीवित अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से हो जाते हैं। 1.5 लाख प्रजीवित अंडे या 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग होता है। उसी तरह से मक्के के खेत के लिए अंकुरन के 12वें दिन पे 8 कार्ड प्रति हेक्टेयर या 1.5 लाख अंडा प्रति हेक्टेयर
परिजीवित अंडा प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। और दूसरा, 12वें दिन पे अंकुरन के 12वें दिन पे पहला और 22वें दिन पे दूसरा इसका प्रयोग करें। टमाटर में आपका जो फल वेधक कीट होता है, इसका आप प्रयोग पौधे के रोपण के 20 से 25 दिन के बाद आप शुरू कर दें। उसमें 50,000 अंडे प्रति हेक्टेयर के दर से इसका प्रयोग होता है। या आप ऐसा कह लें कि 2.5 से 3 कार्ड प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका प्रयोग करें। सप्ताह के अंतराल पे इसको बदलते रहें, क्योंकि ये जब तक फल तोड़ते रहें आप इसका प्रयोग करते रहें। जब फल खत्म हो जाए तब लगाना बंद कर दें, क्योंकि उसका जो इल्ली है वो आपके टमाटर को बर्बाद कर देगा। ट्राइकोग्रामा कार्ड के लाभ। इसे प्रयोग करना बहुत ही सरल है और ये वातावरण के अनुकूल एवं सुरक्षित है। मित्र कीटों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं करता है। यह अत्यधिक न्यूनतम लागत पर शत्रु कीटों का प्रभावी नियंत्रण करता है। इसकी लागत भी कीटनाशक की अपेक्षाकृत कम होती है। ट्राइकोग्रामा प्रजाति का कोई भी विषाक्त प्रभाव मनुष्यों पर नहीं पड़ता है। इसके प्रयोग से लाभदायक कीटों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है और इसके प्रयोग से कीटों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता है। इसे 5 से 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 दिनों तक रखा जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसका कुछ सावधानियां इसमें रखने वाली है। ये सबसे पहले तो इसको शाम के समय लगाना चाहिए, क्योंकि और लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि वो इसमें धूप ना पड़े। दूसरा, आप उसमें परजीवीकरण निकलने की तिथि देख लें और देख के ही डालें। तीसरा, पानी में ना भींगे। ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन ऐसे करके लगाएं कि इसमें धूप और पानी के अंदर डूबा हुआ ना रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, वैसे तो दुधारू पशुओं के पालन से प्रदेश का हर दूसरे से तीसरा किसान जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर किसान देसी पशुओं को ही पालते हैं, जिनकी दूध उत्पादन क्षमता काफी कम होती है। साथ ही इनमें प्रजनन संबंधी कई समस्याएं भी आती हैं। ऐसे में अगर किसान भाई इन दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करवाएं तो न केवल उन्नत नस्ल के पशु प्राप्त होंगे, साथ ही दूध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। तो पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के और क्या फायदे हैं और इसे कैसे करवाना है, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारा देश प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि का मुख्य आधार है पशुपालन। हमारे देश में जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में हम यदि देखें तो प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है या औसत दुग्ध उत्पादन जिसको हम कह सकते हैं वो कम है। तो हमारे ग्रामीण अंचल में हम देखें या बहुत सारे पशुपालकों के पास देसी नस्ल के जानवर होते हैं और वो उनका औसत आप दुग्ध उत्पादन देखेंगे तो प्रति पशुपालक के मतलब जो प्रत्येक जानवर है 1 लीटर 2 लीटर 1.5 लीटर बस इतना ही वो दुग्ध उत्पादन कर पाते हैं। तो हम देखें कि यदि हम उनकी नस्ल सुधार करें, किसी भी तरीके से यदि जानवरों की नस्ल सुधार की जाए तो हम प्रति पशु जो दुग्ध उत्पादन है उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं और जिससे हमारे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और देश की आय में भी वृद्धि होगी।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय नस्ल सुधार है, जिसे पशुपालन की आधुनिक तकनीक अपनाकर किया जा सकता है। इसमें कृत्रिम गर्भाधान भी शामिल है। पशुपालक को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि पशु को समय से गर्भ धारण कराएं। जो बात आती है वो आती है नस्ल सुधार की, जिसमें हम एक मुख्य तरीका जो नस्ल सुधार का है वो है कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान के पूर्व कुछ विशेष मुख्य बातें हैं जो पशुपालक को ध्यान देनी चाहिए, किस समय हमको कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि जो जानवर का जो मध्यकाल है वो 21 दिन का होता है। जब जानवर की यौवन अवस्था के बाद जब जानवर गर्मी में आना शुरू होता है तो जानवर हर 21 दिन में गर्मी में आता है। ईस्ट्रस फेज होती है जिसमें जानवर गर्मी के लक्षण शो करते हैं। अब वो कौन कौन से गर्मी के लक्षण है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख के पहचान सकते हैं। तो जानवर रंभाना शुरू कर देता है। रंभाने के साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में मूत्र का विसर्जन करेगा जानवर और दूसरे जानवर पे माउंट करेगा। माउंट करना मीन्स अपने जो भी साथ वाले जानवर हैं, शेड में और भी जानवर हैं, जानवर खुले हुए हैं तो उनके ऊपर चढ़ेगा। और यदि आप देखें तो जानवर की योनि द्वार से तरल चिपचिपा म्यूकस जैसा पदार्थ आपको लटकता हुआ दिखाई देगा, जो कि उसके घुटनों के नीचे तक एकदम कांच जैसा तरल चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो जानवर है वो गर्मी में है। कृत्रिम गर्भाधान कराते समय कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। ये सुनिश्चित कर लें कि मादा ऋतु चक्र में हो। कृत्रिम गर्भाधान करने से पहले गन को अच्छी तरह से लाल दवाई से धोकर साफ कर लें। वीर्य को गर्भाशय द्वार के अंदर ही छोड़ें। गन प्रवेश कराते समय ध्यान रखें कि ये गर्भाशय हॉर्न तक ना पहुंचे। गर्भाधान के लिए कम से कम 10 से 12 मिलियन सक्रिय शुक्राणु जरूरी होते हैं। अति हिमीकृत वीर्य की स्ट्रा को तरल नाइट्रोजन से निकालकर आधा से 1 मिनट के लिए 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड गुनगुने पानी में डालें। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित तकनीशियन या पशु चिकित्सक से ही करवाएं, जिसे मादा पशु प्रजनन अंगों की पूर्ण जानकारी हो। अब हम उनमें कब एआई करवाएं और किस समय एआई करवाएं। सबसे पहले रूल ये होता है कि यदि जानवर सुबह के समय गर्मी में आया है तो हम शाम को उसकी कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। यदि जानवर शाम में गर्मी में आया है तो हम उसकी सुबह कृत्रिम गर्भाधान करवाएं। जानवर की गर्मी के आने से 12 से 18 घंटे के भीतर हम एआई करवाएं। इस समय अंडे का विस्फोटन होता है और हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से कृत्रिम रूप से जो शुक्राणु है मादा के जननांग में हम प्रवेश करवाते हैं, जिससे निषेचन की क्रिया होती है, भ्रूण बनता है और जानवर थम जाता है, यानी कि गाभिन हो जाता है। ब्याने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर दोबारा पशु गाभिन हो जाए और बच्चा देने का अंतर 12 से 13 महीने से ज्यादा न हो। ये तभी संभव है जब गाय भैंस को भरपूर संतुलित आहार मिले और उनकी प्रबंधन व्यवस्था अच्छी हो। गाय भैंस के ब्याने से 2 महीने पहले उसका दूध सुखा देना चाहिए। दूध सुखाने के लिए 15 से 20 दिन पहले से थनों से धीरे धीरे कम दूध निकालें। इस प्रकार से दूध सूख जाता है। इन 2 महीनों में पशु को पौष्टिक दाना मिश्रण देना चाहिए। इस अवस्था में जितनी अच्छी देखरेख होगी उतना ही ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन लंबे समय तक प्राप्त होगा। किसान भाइयों, एक दुधारू पशु की दूध न देने की अवधि जितनी कम होगी, पशुपालक के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। इसके लिए जरूरी है कि ब्याने के 8 से 12 हफ्ते के अंदर गाय भैंस को दोबारा गाभिन करा दिया जाए। यदि पशु इस अवधि में गर्म न हो तो उसे गर्मी में आने की दवा देनी चाहिए। फिर अगले 9 महीनों तक गाभिन जो गर्भकाल है जानवर का वो 9 महीने 9 दिन का होता है। गाय में और भैंस में होता है 10 महीने 10 दिन का। इसके बाद जो भी हमने जिस नस्ल की हमने एआई कराई है उसकी जो भी संतति है वो पैदा होती है, जिससे जो आने वाली संतान है वो आगे दुग्ध उत्पादन में उसकी वृद्धि होगी। मान लीजिए कि पशुपालक के यहाँ एक देसी किस्म की गाय है जिसकी कोई नस्ल नहीं है, वो देसी है, और यदि उसने जानवर यदि छोटे साइज का है, यदि आपने जर्सी जो नस्ल है यदि आपने उसका बीज डलवाया है या सीमेन करवाया है तो
जो संतति होगी उसमें 50% जो लक्षण है, जिस भी नस्ल का हमने सीमेंट डाला है उस नस्ल की संतान होगी, उसके 50% लक्षण उसमें आएंगे। यदि जो संतान है वो फीमेल या बछिया हुई है, यदि हम फिर से उसमें जो भी हमने जिस भी नस्ल का कराया था, यदि हम आगे फिर उसी नस्ल का कराएंगे तो फिर जो 50% की जगह 75%, यदि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसी सुपीरियर क्वालिटी की जो भी नस्ल है उनका हम यदि सीमेन करवाएंगे तो 7 से 8 जनरेशन में 99.9% प्योर नस्ल उनको प्राप्त हो जाएगी, जिससे वो अपने जानवरों का जो समूह है वो इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे आगे की जनरेशन में उनको और आगे की अच्छी संतति उत्पन्न होगी और दुग्ध उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी। इस तरीके से हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और आय में वृद्धि हम कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लखनपुर, जिला कटिहार के रमेश कुमार ने। आपने पालक की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अगर आप गर्मी में पालक की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि गर्म मौसम में इसके पौधे बढ़वार नहीं करते, लेकिन पानी की सही व्यवस्था होने पर गर्मी में भी पालक की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पालक का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में की। तो उसमें प्रमुख हैं आल ग्रीन, पूसा पालक, पूसा हरित, पूसा ज्योति, जोबनेर, ग्रीन, बनर्जी जाइट, हिसार, सिलेक्शन 23, पालक नंबर 5116, पंत, कंपोजिटी, पूसा भारती इत्यादि। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी